हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 रीड किया था और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। वेद 4 हैं। फ्रेंड्स, आपको वेदों के बारे में तो पता ही होगा कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज़्यादा, और उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह बोला गया। सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। तो सूक्तों की रचना फ्रेंड्स क्यों की गई थी? देवी और देवताओं की स्तुति करने के लिए सूक्तों की रचना की गई थी। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा था। सोम पौधा यानी कि फ्रेंड्स जिससे सोमरस बनाया जाता था, ये उसी सोम पौधे के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। सोम जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो फ्रेंड्स, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। सो फ्रेंड्स, संस्कृत जो है वो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी और यूरो की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यानी कि फ्रेंड्स, ये सभी भाषाएं भारोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवताओं के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलुज के बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी कि फ्रेंड्स, जो बताया गया था कि देवी देवताओं की स्तुति के लिए सूक्तों की रचना की गई थी, तो जो 2 नदियां थी व्यास और सतलुज, उनके बीच जो संवाद है वो ऐसे ही सूक्त का एक अंश है। ऋषियों की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, जबकि गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, ऋग्वेद काल में जो सरस्वती थी और सिंधु थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ थी। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, जिसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, उस समय में जो मवेशी थे, पुत्र थे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था, और उस यज्ञ में देवी देवताओं को जो आहुति दी जाती थी उसमें घी, अनाज और जानवरों को शामिल किया जाता था। इन सब की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है। पहला और 10वां मंडल जो है फ्रेंड्स वो क्षेपक है, और क्षेपक का मतलब होता है जो बाद में जोड़ा गया हो। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि द्वारा की गई थी। सो फ्रेंड, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई थी। और इसी मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है वो कौन से भगवान को समर्पित है फ्रेंड्स? वो सवित यानी कि सूर्य भगवान को समर्पित है। नवा मंडल ऋषि आंगिरस द्वारा रचा गया है। नवे मंडल की रचना फ्रेंड्स ऋषि आंगिरस के द्वारा की गई है। ऋषि आंगिरस का यह मंडल सोम देवता को समर्पित है। यानी कि नवा मंडल किसे समर्पित है फ्रेंड्स? सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल में पहली बार 4 वर्णों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें सूक्त में एक बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। यानी कि फ्रेंड्स, इनके आधार पर लोगों को बांटा गया था।
ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था, जिसमें एक पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, और दूसरा वर्ग था वो राजाओं का वर्ग था। राजा न तो राजधानियों में और महलों में रहते थे और ना ही इनके पास सेना थी, ना ये कर वसूलते थे और थे प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। यानी कि फ्रेंड्स, उस समय के जो राजा थे वो अब के राजाओं जैसे नहीं थे। वो राजधानी और महलों में नहीं रहते थे, ना ही कर वसूलते थे, और ना ही उन सेना थी उनके पास, और ना ही उनकी मृत्यु के बाद वंशानुगत परंपरा थी, यानी कि उनका बेटा उनकी मृत्यु के बाद खुद ही राजा नहीं बनता था। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, और वो शब्द थे फ्रेंड्स, एक था जन और दूसरा शब्द था विश, यानी कि वैश्य। ऋग्वेद में विश या जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। सरस्वती ऋग्वेद में आर्यों की पूजनीय नदी थी। तो फ्रेंड्स, सरस्वती जो थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी थी आर्यों के लिए। वो उनको पूजनीय नदी समझते थे और जिसे नदीतमा कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान में आर्यों की स्थिति को दर्शाता है। कुंभा यानी कि काबुल, सुवास्तु यानी कि स्वात, गोमल यानी कि गोमती। पाकिस्तान में आर्यों की उपस्थिति को दर्शाता है। सिंधु, सिंध यानी कि सिंधु। कश्मीर व हिमालय के क्षेत्रों में आर्यों की उपस्थिति को दर्शाता है। बितस्ता यानी कि झेलम, आस्किनी यानी कि चेनाब, परुषणी यानी कि रावी, और बिपासा यानी कि व्यास। पंजाब में आर्यों की उपस्थिति को दर्शाता है फ्रेंड्स, सतुद्री यानी कि सतलुज। ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति, यानी कि ऋग्वेद काल में राजनीतिक इकाइयों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था फ्रेंड्स। पहला था जन। जन यानी कि लोगों का समूह, यानी कि कुछ लोग मिला के जन बनता था। फिर उसके बाद आता था फ्रेंड्स कुल। कुल यानी कि परिवार को कुल कहा जाता था। फिर कुल के बाद आता था फ्रेंड्स ग्राम, यानी कि कुछ परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। फिर उसके बाद आता था फ्रेंड्स विश। विश यानी कि गांव का समूह। फिर उसके बाद जन। जन यानी कि विषयों का समूह। और फिर सबसे बाद में आता था फ्रेंड्स राष्ट्रीय, यानी कि सबसे बड़ी इकाइयों को, इन सबको मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता था, जिसे सबसे बड़ी इकाई कहा जा सकता है। फिर राजनीतिक संस्थाओं में फ्रेंड्स आते थे सभा, समिति, विदत और गण। सभा यानी कि वरिष्ठ नागरिकों की संस्था को सभा कहा जाता था। समिति यानी कि आम लोगों की संस्था को समिति कहा जाता था। विदत और गण यानी कि सैन्य कार्य करने वाले लोगों को विदत और गण कहा जाता था। राजा को गोप्ता जनस्य या फिर पुराभेत्ता कहा जाता था। तो गोप्ता जनस्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो कबीलों और लोगों तथा गायों की रक्षा करते हैं उन्हें गोप्ता जनस्य कहा जाता था। और पुराभेत्ता कबीलों किलों का भेदन करने वाले को पुराभेत्ता कहा जाता था। और ये दोनों नाम फ्रेंड्स राजा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। गाय को पूज्य पशु माना जाता था। ऋग्वेद में अधिकांश शब्द गाय शब्द से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि फ्रेंड्स युद्ध के लिए गविष्टि, अतिथि के लिए गोमत, संध्या के लिए गोधुली, धुरी के लिए गव्यतु और पुत्री के लिए दुहित्री। यानी कि फ्रेंड्स उस समय में गाय इतनी इम्पोर्टेंट थी कि काफ़ी सारे जो नाम थे उनके लिए गायों के शब्द नामों का इस्तेमाल किया जाता था, काफ़ी सारे शब्दों के लिए। ऋग्वेद में आर्य कृषि क्रियाओं को से परिचित थे। तो उसमें ऋग्वेद में जो है फ्रेंड्स कृषि की चीज़ों के लिए हल के लिए लांगर, फाल के लिए सीर, हल रेखा के लिए सीता, गोबर की खाद के लिए करीशु और जौ के लिए यव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। अब फ्रेंड्स आगे महापाषाण की बात आती है। तो चलिए महापाषाण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं।
महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि फ्रेंड्स इस काल को बड़े पत्थरों की कब्रों वाला काल कहा जा सकता है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कब्रें बनाने के काल को महापाषाण काल कहा जा सकता है और ये प्रथा जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में काफ़ी प्रचलित थी। कई महापाषाण को ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक बड़ा सुराख यानी कि पोर्ट होल होता था जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों के अंदर जाने का रास्ता था। तो फ्रेंड्स पिछले चैप्टर में हमने ताबूत और शवाधान शिष्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें यह दिखाया गया था कि शिष्ट में एक बड़ा सा सुराख यानी कि होल होता था जिसे हम पोर्ट होल कहते हैं, जो शायद पत्थरों से बने हुए उस कमरे के अंदर जाने का रास्ता था। मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि फ्रेंड्स ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले चैप्टर्स में लाल और काले बर्तनों के बारे में पढ़ा था और ये महापाषाण जो है ये कब्रों में दबाने के लिए काले लाल मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तो फ्रेंड्स ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इन बर्तनों के बारे में पूछ लेता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ब्रह्मगिरी यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी नामक जगह पर 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अगला है यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि फ्रेंड्स जो कब्रों के साथ ये सामान दफनाया गया है, इस सामान के को देखकर जो वैज्ञानिक है वो उस समय के लोगों की सामाजिक स्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ ज़्यादा सामान पाया गया है उन्हें अमीर और जिन लोगों के साथ कम सामान पाया गया वो गरीब वर्ग के लोग कहे जा सकते हैं। लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। तो फ्रेंड्स लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक ऋषि हुए थे जिन्होंने साहित्य शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3000 साल पहले ही शुरू हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 से लेकर 2000 साल पहले हुआ था और चरक लगभग 2000 साल पहले हुए थे। सो फ्रेंड्स आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो जो है फ्रेंड्स चैप्टर 5 से रिलेटेड होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।